हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से धीरज सीटेट एकेडमी में आप सबों का स्वागत है। तो आज मैं आप लोग के सामने 28/2/2020 तिथि का सामाजिक विज्ञान की जो परीक्षा हुई थी बिहार स्टेट, उसको मैं क्वेश्चन को डील करने जा रहा हूँ। तो आप लोग को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो अभी जो एग्ज़ाम शुरू हुए हैं आज से 4 तारीख से स्टेट के, तो इसमें क्या है कि 8-9 दिन का जो अंतर दिया हुआ, किसी न किसी दिन सब दिन अलग अलग विषय का एग्ज़ाम हो रहा है। तो जैसे आप लोग का सामाजिक विज्ञान का 6 तारीख को होने वाला है, तो चूँकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, मात्र 2 से 3 दिन बचे हुए हैं, तो इसी 2 से 3 दिन में हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त और जल्दी जल्दी स्पीड से कवर करेंगे हर सिलेबस को। और ये जो 28/2/2020 को पूछा हुआ है, तो आप लोग जैसे पीछे प्रीवियस सेट बनाए हैं, चाहे जैसे अपने विषयवार पढ़ाई किए हैं, तो उससे कुछ ना कुछ रिलेटेड आपको इस सेट में मिलेंगे। तो कृपया इस वीडियो को स्किप नहीं करें और ना ही थोड़ा तेज़ी से देखने की कोशिश करें। हाँ, जहाँ तक हो सके 1 सेकंड 2 सेकंड का मैं समय दूंगा, तो अपने मन में जो उसके ऑप्शन होंगे, उसके आंसर होंगे, उसे अपने टिक कर लें और अपने आप को जाँचें कि क्या मैं इसके आंसर आते हैं कि नहीं। तो ठीक है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और अपने 28/2/2020 सामाजिक विज्ञान की बिहार स्टेट की परीक्षा को मैं आगे करना हूँ। तो सबसे पहले इसमें शिक्षण कला और अन्य दक्षता के बारे में हम लोग देखना चाहते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। तो किस दर्शन के अनुसार वासना एवं तृष्णा मनुष्य की समस्याओं के मूल में हैं? तो ये किस दर्शन के अनुसार हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे बौद्ध दर्शन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन अस्तित्ववादी है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे सात्रेय। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार शिक्षा के साधन के रूप में विद्यालय से संबंधित नहीं है? तो इनके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2, धार्मिक समस्याओं हेतु निश्चित समाधान। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, शिक्षा के दर्शन को कौन सा संप्रदाय डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से निकटता जताएगा? तो इसके ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर 3 प्रकृतिवादी आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा एक मौलिक अधिकार है? तो इसके ऑप्शन जो जाएंगे अनुच्छेद 21 का ए, ऑप्शन नंबर 3। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, विद्यालय के प्रधानाचार्य का दायित्व है, तो क्या दायित्व होना चाहिए? तो उसका दायित्व होना चाहिए इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए। विद्यालय के विकास में सहायक होना चाहिए, सही बात है। कक्षा अध्यापन का परीक्षण करना और यदि आवश्यक हुआ तो सुधार हेतु सुझाव देना, ये भी सही है। शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित करना, ये भी सही है। तो इनमें से सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, भाषा सीखने के रचनात्मक उपागम के तहत शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है, तो किस टाइप से किया जाता है? तो ये किया जाता है सृजनात्मक लेखन करें। ये सृजनात्मक मतलब हम कुछ उसका रचना करेंगे, कुछ नया क्रिएटिविटी करेंगे, उसको लिख कर हम लोग उसका रचना करेंगे। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब इसमें हमें नेगेटिव खोजना है। तो इसमें नेगेटिव ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। ये क्या होगा, भाषा शिक्षण में केवल वर्तनी की शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। इसमें कह रहा है कि आपको अधिक बल रहेगा केवल वर्तनी की शुद्धता पर। ये कोई जरूरी बात नहीं है कि केवल होगा तो वर्तनी की शुद्धता जांचेंगे, और सब भी हमें देखना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट, अध्यापक शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु आयोजित किया जाने वाला अध्यापक पात्रता परीक्षण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? अभिक्षमता परीक्षण, ऑप्शन नंबर 4। शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? देखिए, इसमें सबसे कम महत्वपूर्ण कारक पूछा है, तो इसे हमको नेगेटिव, मतलब एक तरह से आपको नेगेटिव की ओर जा रहा है, सबसे कम। तो ये क्या होगा, छात्रों को दंडित करना, ये नहीं करना है। तो सबसे कम महत्वपूर्ण कारण है, बाकी सब महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसे बच्चों का गृह कार्य देना, ये महत्वपूर्ण है। सुगमकर्ता के रूप में शिक्षण, मतलब एक सिस्टम और एक सरल प्रणाली से किसी को शिक्षण देना, ये भी महत्वपूर्ण है।
प्रभावशाली तरीके से व्याख्यान, मतलब व्याख्यान नहीं करना है, बट यहाँ व्याख्यान की बात कर रहा तो प्रभावशाली तरीके से, मतलब एक अलग तरीका है जो बच्चे को समझ में आसानी से आ जाए। तो ये तीनों हो गए, लेकिन बच्चों को दंडित करना ये कारक महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जैन मतानुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है, तो क्या है? तो अंतिम लक्ष्य है मुक्ति, ऑप्शन नंबर 3। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1982 में, ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा इसके आंसर। चलिए 13 नंबर देखते हैं। विद्यालय शिक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया किस संस्था द्वारा लागू की गई? यह किस संस्था के द्वारा लागू की गई थी? यह ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 क्या कहता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा यह संस्था लागू किया गया था। चलिए 14 नंबर देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को यह अधिनियम भारत में आया था। भाषा के संबंध में कोठारी आयोग द्वारा सिफारिश की गई नीति, तो कौन सी नीति है? तो वह नीति है राष्ट्रभाषा और राजभाषा की पुनः व्याख्यान, ऑप्शन नंबर 4 के साथ इसके आंसर जाएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। व्यवहारवादी विचारधारा के अनुसार एक शिक्षक होता है, एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए? तो अनुकूल अधिगम परिस्थितियों को निर्माता, मतलब कहा जाता है कि उसकी परिस्थिति कैसी भी हो, अनुकूल तरीके से वो पढ़ाएगा, बहुत ही कूल और अधिगम को तो अच्छी तरह से पढ़ाने वाला वैसा शिक्षक होना चाहिए। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हील चेयर पर आने वाले बच्चों को, तो आने वाले बच्चों को क्या होना चाहिए? व्हील चेयर पर जो आते हैं तो किसी विशेष स्कूल में अध्ययन करना चाहिए। हाँ, जो मतलब व्हील चेयर पर, मतलब जो विकलांग हैं, जो चल नहीं पा रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? तो उन्हें किसी विशेष स्कूल में अध्ययन करना चाहिए। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक का मुख्य योगदान किसमें निहित है? तो मनोवैज्ञानिक का मुख्य योगदान किसमें है? तो अध्ययन की सफल विधियों की पहचान करने में। जैसे हम अध्ययन के सफल विधियों का पहचान करेंगे तो उसी में हमारा योगदान रहेगा। चलिए 19 नंबर। इवान इलिच किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इवान इलिच किसके लिए है? तो डी स्कूलिंग सोसाइटी, ऑप्शन नंबर 1 के साथ। देखिए टाइम बहुत कम है और मैं वीडियो को चाहता हूँ कि 30 से 35 मिनट तक इसमें समाप्त कर दूँ, इसीलिए मैं क्या है कि ज़्यादा टाइम नहीं देते हुए, ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करते हुए, बस जिसके आंसर होते हैं वही आंसर मैं बताते जा रहा हूँ। इसलिए आप लोग सोच रहे होंगे इतना जल्दी क्यों चल रहे हैं, क्योंकि वीडियो को लॉन्ग करने से कोई फ़ायदा है नहीं, आप लोग वैसे भी स्किप कर देते हैं, इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं देते हुए बस जिसके आंसर क्या होंगे मैं ऑप्शन और क्वेश्चन बस यही पढ़ता जा रहा हूँ। थैंक यू। आगे चलते हैं। सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवस्था की विशेषता तीव्र आत्म अभिज्ञता है? तो हो जाएगी वो किशोरावस्था। नेक्स्ट देखिए यहाँ से मैथ के क्वेश्चन कुछ पोर्शन स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैथ के क्या है कि मैं बस जो क्वेश्चन और उसके भैया टिक मारते जा रहा हूँ और कुछ नहीं करूँगा। इसमें डील करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएंगे, क्योंकि मैथ डील करने पर टाइम ज़्यादा लगेंगे और इतने ज़्यादा टाइम आपके पास भी नहीं है, 2 दिन का समय बचे हुए हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए इसके आंसर हो जाएंगे 4, बस सिर्फ आंसर मारते जाइए, क्वेश्चन पढ़ेंगे, लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर के ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे आंसर, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर ये परसेंटेज के रूप में निकालना है, तो इसके हो जाएंगे 490%, ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 दिन में। सिर्फ आंसर देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत लंबा क्वेश्चन है, बहुत टाइम लगेगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 129 से भी कम, 129 इसके आंसर होंगे, ठीक। 26 नंबर क्वेश्चन, तो 26 नंबर क्वेश्चन वैसे डाउटफुल में लग रहा है, इसे आप क्या करेंगे, स्किप कर रहने दीजिए, ये डाउटफुल वाला क्वेश्चन है, थोड़ा बनाए थे बट इसका आंसर सक्सेस नहीं आ रहा इसमें से। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 का ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा, 428, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर 80 लीटर मिश्रण वाला क्वेश्चन है, तो इसके आंसर जाएंगे 10 लीटर। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 के जाएंगे 24, ऑप्शन नंबर 3 के साथ। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 शुक्रवार।
32 नंबर देखते हैं, इसके हो जाएंगे चौथा ऑप्शन ई। नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर, तो ये अनुक्रम का बताना है, तो इसकी क्या अनुक्रम आगे आने वाले हैं, तो 33 का हो जाएंगे 7, ऑप्शन नंबर 2। चलिए 34 नंबर देखते हैं, तो 34 में क्या है, ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसके आंसर हो जाएंगे शुक्रवार, ऑप्शन नंबर 3। 35 देखते हैं, 35 में हो जाएंगे, ये अगला पद पूछा है आपसे, तो ये 234 हो जाएगा। 36 नंबर देखते हैं 36 कह रहा है ऐसा क्वेश्चन है कि इसको क्या इसके जगह पे रखा जाए, क्या कैलकुलेशन किया जाए, तो क्या आपका आंसर आएगा, तो आंसर आने वाला है 9। चलिए 37 नंबर, एक दिया हुआ एक कोडिंग दिया हुआ, इस कोडिंग का जो एब्रोड होगा लास्ट में, एब्रोड को क्या लिखा जा सकता है, तो एब्रोड को लिखा जाएंगे तो 41, ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये सभी रीजनिंग का क्वेश्चन, ये सब आसानी से आप लोग बना सकते हैं, बस थोड़ा सा मैं हिंट्स दे देता हूँ कि इसके आंसर क्या होंगे, बस उसे मैं टिक आउट कर दे रहा हूँ। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 39 का हो जाएगा परदादा, ऑप्शन नंबर 3। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन का हो जाएंगे आंसर ऑप्शन नंबर 3। 41 ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन नंबर 2 जाएंगे। चलिए 43 है, 43 में क्या है कि ऐसा कोई आंसर बट नहीं आ रहा है, ये सस्पेंस में क्वेश्चन है, इसलिए इसे मैं राउंड फिगर कर दे रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 के हो जाएंगे आंसर 55। 44 का हो जाएगा आंसर, 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चाचा। 45 में क्या है इसके आंसर हो जाएंगे, 45 को हो जाएंगे बिल। जैसे शेर मान में रहता है तो खरगोश कहाँ रहेगा, खरगोश बिल में रहेगा, ये आसानी से क्वेश्चन है, ये सब ज़्यादा ध्यान नहीं देना है हम लोग को। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कि अगला पद आपसे पूछा है, तो अगला पद क्या होगा, अगला पद क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन रहे तो अगला पद हमारा 37 रहेगा। चलिए 47 नंबर, 47 पूछा कि ऐसा जब कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था, परसों कौन सा दिन होगा, तो ऐसा जब है तो आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, 2 दिन पहले शुक्रवार था तो आगे आने वाले 2 दिन बाद या जिसे होगा तो उसका आंसर मेरा बुधवार होगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो ये डायरेक्शन में क्वेश्चन है कि आपको ऐसे चल रहा है, ऐसे चलना 2 किलोमीटर, उत्तर चलना, पूरब चलना, तो अंत में वो किस दिशा में है, तो उसे सिर्फ दिशा बताना है, वो डिस्टेंस नहीं बताना है। तो आपका इसका आंसर जब करिएगा तो ये दक्षिण दिशा में वो लड़का जा रहा है। चलिए 49 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आगे आने वाले पद पूछ रहा है कि आगे आने वाला पद क्या है, तो वो हो जाएगा मेरा 5। और ये मैथ का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, इसमें क्या कहता है, लुप्त संख्या को देखना है, लुप्त पद को देखना है, तो लुप्त पद को क्या इसका आंसर हो जाएगा, तो इस जहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है यहाँ पर आपको आंसर निकालना है कि यहाँ पर क्या मेरा होगा, यहाँ पर मेरा 54 आएंगे, यहाँ पर क्या मेरा आएंगे 54 आएंगे। चलिए यहाँ तक तो थे आपके रीजनिंग और मैथ्स के, और कुछ क्वेश्चन थे शिक्षण कला के। चलिए इसके बाद शुरू होता है सामाजिक विज्ञान। तो हाँ मैं बताना चाहता हूँ कि सामाजिक विज्ञान 100 क्वेश्चन के हैं, जिसमें फिजिक्स, जिसमें चारों हैं आपके इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र, ये चारों मिला के 100 क्वेश्चन दिए हैं। आगे पीछे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आपका जब इतिहास लाइन से मिलेगा, भूगोल लाइन से मिलेगा, भूगोल नागरिक भी लाइन से मिलेगा, और जो हमारा अर्थशास्त्र का पोर्शन है वो लाइन से मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं इसमें है, इसमें सब मिक्स किया हुआ है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग 51 से लाइन बाय लाइन देखते जाएंगे किसके क्या ऑप्शन होते रहे हैं। बस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा एक बार और लाइक कर दीजिएगा। और हाँ मैं एक बार और बताना चाह रहा हूँ, आज शाम से मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग का भी साइंस का बिहार स्टेट में साइंस का जो 8 तारीख को एग्ज़ाम होने वाली है, उसके ही वीडियो मैं बनाऊँगा आज से। तो आप लोग साइंस वाले हैं नहीं, आप लोग सोशल साइंस वाले हैं, तो आप लोग सोच रहे हैं कि मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, तो क्योंकि आप लोग इस संस्था से जुड़े हैं, धीरज सीटेट एकेडमी से, तो आप लोग को मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग का जो और भाई बहन दोस्त लोग होंगे जो साइंस से हैं, उनको थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, उनको बता दीजिएगा कि एक लिंक है, एक मेरे पास सब्सक्राइब है, एक यूट्यूब चैनल है, एक टेलीग्राम है धीरज सीटेट एकेडमी का, तो उससे आप लोग कनेक्ट होकर उस साइंस पोर्शन वाले का जिसके साइंस है उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अपने मित्रों को ये बात ज़रूर शेयर करेंगे, ज़रूर बताएंगे, और उनका लिंक हो सके तो लिंक भेज दीजिएगा, और बोलिएगा कि यदि मैं जिस तरीक़ा से सोशल साइंस पढ़ रहा हूँ, मेरे को ऐसा ऐसा आ रहा है, जो मैं पढ़ता हूँ वो यहाँ पर दिख रहा हूँ, जो पिछले साल पूछा है उससे मैं रिलेटेड है, मतलब मैं जो पढ़ रहा हूँ तो लग रहा है कि नहीं मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूँ। ऐसे आप लोग मॉक टेस्ट बनाते रहिएगा, सीरियली विषयवार पढ़ते रहिएगा, तो पता नहीं चलता है कि मैं सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं। मगर ये पिछले साल पूछा हुआ 4-3 सेट का मैं आपको करवा रहा हूँ, डील करवा रहा हूँ। तो उसी तरह मैं साइंस का भी 2-3 साल का जो हुआ है एग्ज़ाम बिहार स्टेट में, उसे मैं आज शाम से डील करवाऊँगा। तो आप लोग इसे शेयर कर दीजिएगा दोस्तों को भी, यही बात बोलकर कि आप लोग पढ़ो
ताकि आप लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकेंगे। चलिए सामाजिक विज्ञान का 51 नंबर मतलब पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। चलिए 52 नंबर, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। महावीर का जन्म कहाँ? कुंडग्राम। चलिए ये तो सब पहले से जानते होंगे आप लोग, क्योंकि ये सब बहुत पहले से भी इजी क्वेश्चन है ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ दिया था? सारनाथ। चलिए आगे है त्रिपिटक क्या है? क्वेश्चन नंबर 54 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो त्रिपिटक क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। यह क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। चलिए 55 नंबर देखते हैं। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? निर्वाण प्राप्त किस स्थान पर किया था? तो वो कुशीनगर मतलब ये कहाँ है? ये यूपी में है। निर्वाण मतलब क्या होता है? ये निर्वाण मतलब मृत्यु। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो हुई थी मृत्यु कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ हुआ? यूपी में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 55 नंबर की ओर। 55 नंबर कहता है, 56 नंबर की ओर चलते हैं। तो प्रथम हरित क्रांति किस पर आधारित थी? जो पहले की हरित क्रांति थी वही नई तकनीक पर आधारित थी, न्यू टेक्नोलॉजी जिसे बोल सकते हैं। 57 नंबर, ग्रामीण साख व्यवस्था में शीर्ष संस्था कौन है? तो शीर्ष संस्था कौन है? तो नाबार्ड। ये मेरा NABARD, नाबार्ड। इसे फुल फॉर्म भी होता है, ये कोई वर्ड नहीं है, इसे अलग अलग मीनिंग बन के इसे एक फुल वर्ड बना है, नाबार्ड जिसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु उद्योगों की समस्या नहीं है? लघु उद्योग की समस्या, तो हड़ताल और तालाबंदी। इसका संबंध लघु उद्योग से नहीं है। हड़ताल करिएगा आप तो उससे उद्योग का क्या होगा? कुछ नहीं है। चलिए 59 नंबर देखते हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे GDP में तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होता है? मतलब आपसे पूछ रहा है कि अंश क्या होता है? तो उसका अंश बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 3। चलिए 60 नंबर देखते हैं। गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है? 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके आंसर जाएंगे साक्षरता। गरीबी रेखा में साक्षरता का उपयोग में नहीं लाया जाता है। चलिए 61 नंबर, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से सिलिकॉन स्टेट या सिलिकॉन सिटी आप लोग बोल सकते हैं? तो ये कर्नाटक मतलब बेंगलोर, इसकी राजधानी बेंगलोर है। तो बेंगलोर को हम लोग, ये स्टेट पूछा है इसीलिए यहाँ कर्नाटक ऑप्शन जाएगा, लेकिन सिटी पूछेगा तो बेंगलोर सिटी, इसे सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं। चाहे स्टेट पूछेगा तो कर्नाटक इसकी राजधानी हुई। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या नाम कहते हैं? तो तिब्बत में उसे सांगपो कहते हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। और यही ब्रह्मपुत्र जब असम नहीं अरुणाचल में आ जाती है तो अरुणाचल में यह दिहांग नाम से होती है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। चलिए अरुणाचल प्रदेश, असम में आती है तो असम इंडिया में है तो इसे ब्रह्मपुत्र। यह भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोलते हैं। और ये असम में आती है तो असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और यही जब आगे ये इससे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो मेघना कहलाती है। चलिए, और वो बांग्लादेश में मिलती है मेघना में। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 63 कहता है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो मानसून का आगमन किस राज्य में होता है? तो ये होता है केरल में 5 जून के आसपास ही केरल में आने लगते हैं मानसून। चलिए, चेरापूंजी अवस्थित है। ये पूछ रहा है कि चेरापूंजी किधर अवस्थित है, कौन सा राज्य में चेरापूंजी आता है? तो चेरापूंजी आता है मेघालय में। और हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि यही मेघालय है, यही चेरापूंजी है जहाँ अधिक वर्षा होती है। तो आपसे पूछेगा अधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? तो अधिक वर्षा वाला राज्य भी मेघालय हो जाएगा। मेघालय और चेरापूंजी भी एक जगह है वहीं पर, तो वहाँ पर अधिक वर्षा होती है। 65 देखते हैं। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? ये तीस्ता जो जल विद्युत परियोजना है तो ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये कहाँ होंगे? ये सिक्किम में होंगे। तीस्ता क्योंकि हमारा सिक्किम में है। और तीस्ता नदी जो है ये भी सिक्किम की प्रमुख नदी है। तीस्ता नदी, ये आप लोग याद रखेंगे कि तीस्ता नदी किस जगह की प्रमुख नदी है? तो सिक्किम राज्य की। चलिए, जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा ये कहाँ है? ये झारखंड में है और ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है।
चलिए, भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक अधिक? तो ये उत्तर प्रदेश, इसकी जो लंबाई होगी वो सबसे अधिक होगी। आगे चलते हैं। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय विमानपट्टन कहाँ है? ये कहाँ हो जाएगा? ये पटना में हो जाएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बिहार में आपका एक ही है, पटना ही है। ये एयरपोर्ट की बात कर रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ है? तो बिहार की बात कर रहा है, ये पटना में हो जाएंगे। चलिए, बनारस में है, बट ये बनारस में इस नाम का नहीं है जो जयप्रकाश नारायण के बारे में बोल रहा है। आगे चलते हैं। ग्वादर पतन किस देश में है? ग्वादर पतन यह पाकिस्तान में है। चलिए, 70 नंबर। किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? तो ये कहा जाता है थाईलैंड को। ये सब क्वेश्चन क्या है कि हम लोग पहले भी एक नज़र देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, क्योंकि आप लोग सीटेट भी दिए होंगे, इनमें से बहुत ऐसे हैं, और बहुत ऐसे हैं कि आप लोग बीपीएससी के सुपर टेट भी दिए होंगे। तो ये सब क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इस टाइप के क्वेश्चन मैं बहुत ईजी बता रहा हूँ कि ये आसानी से आप लोग पहले भी कर चुके हैं। श्वेत हाथियों का जगह तो ये कहाँ कहा जाता है? ये हमारा थाईलैंड को कहा जाता है। आगे चलते हैं। 71 नंबर। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तक यह विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? तो राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? तो भारत के महान न्यायवादी ये भी है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसकी भी नियुक्ति करते हैं, राज्य का राज्यपाल इसकी भी नियुक्ति करते हैं। तो इनमें से सभी की नियुक्ति करते हैं। चलिए, 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो इसका ऑप्शन मेरा 2 के साथ जाएगा। जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं तो क्या होता है? अधिनियम बन जाता है। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो ये मौलिक कर्तव्य पूछा है, तो हमें पता है भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है। 75 नंबर देखते हैं। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? आपसे फिर नेगेटिव पूछ दिया कि इसमें कौन सही नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार। ये हमारा सही नहीं है। 76 नंबर क्वेश्चन। भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। देखिए, अब किस तथ्य पर आधारित है? ये जनता के सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। अब देख सकते हैं कि पहले जो क्वेश्चन थे हमारे 25 क्वेश्चन, वो किससे थे? वो हमारा अलग थे, वो हमारे ज्योग्राफी के थे। बट अभी जो मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन, ये सब पॉलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस तरह कह रहे हैं कि हम लोग 25-25 क्वेश्चन करके सब मिक्स किया हुआ है। इसमें 100 क्वेश्चन है, चारों चैप्टर से मिक्स किया हुआ है। चलिए, 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष गणराज्य वर्णित करता है? तो कौन करता है? तो इसके आंसर जाएंगे संविधान की प्रस्तावना। 77 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर 2 के साथ। चलिए, 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च है? मतलब सबसे सर्वोच्च कौन है? तो ये हमारा भारत का संविधान कहलाता है, जिसे संविधान भी बोलते हैं। भारत का संविधान यह सबसे सर्वोच्च है राजनीति में। 79 नंबर। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा यह संविधान लागू हुआ था। चलिए, आगे बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन के साथ। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछ रहा है, तो ये भीमराव अंबेडकर साहब थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए, 81 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? अब स्वर्ण युग कहा जाता है, कौन सा शासनकाल था? वो गुप्त शासनकाल था। गुप्त काल को हम लोग स्वर्ण युग का शासनकाल कह सकते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल? नहीं, ये तो 82 नंबर। प्राचीन संख्या दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? अब संख्या दर्शन में किसका महत्वपूर्ण? तो ये कपिल का योगदान रहा। 83 नंबर देखते हैं। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया? यह सिल्क मार्ग जो है किसने आरंभ करवाया? ये करवाए थे हमारे कनिष्क। ऑप्शन नंबर 1 के साथ हमारे इसे क्वेश्चन को लॉक करेंगे। 84 नंबर। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अशोक का साम्राज्य में कौन सा क्षेत्र नहीं था? यह था मेरा श्रीलंका। ये श्रीलंका क्या था कि अशोक का क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। मेगा सीरीज की पुस्तक का क्या नाम है? देखिए, कितना आसान सा क्वेश्चन दे दिया। ये हम लोग क्या है कि थोड़ा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बचपन से बोले तो हर कंपटीशन जो लेवल स्टार्ट करते हैं, तो मेगा सीरीज का पुस्तक का नाम ऐसा क्वेश्चन बहुत शुरू से मिलते आ रहा है। तो इसका पुस्तक का नाम था इंडिका। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। जगह का नाम पूछ रहा है कि वो व्यवस्था जो बनी थी तो कहाँ बनी थी, तो एथेंस नामक एक जगह है, वहाँ पर ये व्यवस्था बनी थी। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। पुरंदर जो शब्द है वो इंद्र भगवान के लिए यूज हुआ है, इसे इंद्र के साथ लॉक करेंगे। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है। मृतकों का टीला वो मोहनजोदड़ो को कहते हैं। मृतकों का टीला क्या है, मोहनजोदड़ो को हम लोग कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल कहाँ है, तो मैं पहले बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि लोथल गुजरात में है। तो लोथल कहा जाएगा, एक बंदरगाह है, बहुत पुराना बंदरगाह है, और वो कहाँ है, गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भीमबेटका 90 नंबर क्वेश्चन, भीमबेटका गुफा कहाँ है, तो भीमबेटका कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे मेरे एमपी में है। तो एमपी में कहाँ, मध्य प्रदेश में रायसेन एक जगह है मध्य प्रदेश में, जिला है बोले तो, और यहीं पर वो भीमबेटका की गुफा है। चलिए 91 नंबर, सूर्य का निकटतम ग्रह, सूर्य का सबसे निकट क्या है, तो ये तो बुध हो जाएगा, हमारे इसके आंसर बुध के साथ जाएंगे। चलिए 92 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। किसने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है, तो ये अरस्तु ने कहे थे। अरस्तु साहब जो हैं उन्हें कहा कि पृथ्वी गोल है। किस ग्रह को चारों ओर वलय है, तो शनि के चारों ओर वलय, चाहे इसे छल्लों का ग्रह भी बोल सकते हैं कि छल्लों वाला ग्रह। किसके पास छल्ला है, तो शनि के पास छल्ले हैं। निम्नलिखित में से 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। सबसे लंबी स्थल सीमा कौन बनाएगा, तो हमारा बांग्लादेश। जो बांग्लादेश है वो भारत के साथ स्थल सीमा की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो सबसे लंबा बनाएगा। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत आकार में विश्व का, अब आकार में पूछ रहा है कि विश्व का कितना बड़ा देश है, तो ये हमारा 7वां बड़ा देश है। आकार की बात कर रहे हैं उस टाइप में। और हाँ, जनसंख्या की ही बात करेंगे तो जनसंख्या में पहला नंबर पर आ जाएगा, क्योंकि पहले क्या था, चीन था। तो उस टाइम में पहले चीन था, 2011 की जनगणना के अनुसार करेंगे तो चीन बोला जाएगा पहला, दूसरा में इंडिया है। बट अभी हाल में बोलेगा कि हाल में जनसंख्या के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान हो जाएगा जनसंख्या के अनुसार जनगणना हो जब होगी तो। चलिए नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा, क्योंकि जो इनके ऑप्शन दे रहे हैं तो इनके ऑप्शन क्या है कि सभी के 2-2 ही सीमे हैं, 3 तरफ किसी के नहीं हैं। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें ऑप्शन ये नहीं है, गलत ऑप्शन दे रहा है इसमें, इसके ऑप्शन दूसरे होंगे। चलिए 97 नंबर में देखता हूँ, निम्नलिखित में कौन ऑक्साई चीन का भाग है। ऑक्साई चीन का भाग पूछा है, तो लद्दाख का पठार इसमें ऑक्साई चीन का भाग है। 98 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर कहता है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है। देखिए इतने आसान से क्वेश्चन पूछ रहा है। 98 नंबर पूछ रहा है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो ये सबको पता है कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, और भारत का वो पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है, और ज़्यादा दूर भी नहीं है वो नेपाल, बिहार से सटे हुए नेपाल ही है। आगे चलते हैं 99 नंबर, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। लेह जाने का जो दर्रा है, तो वो रास्ता जो बना है दर्रा, तो जोजिला दर्रा लेह लद्दाख जाने के लिए वही दर्रा है। बैरन द्वीप अवस्थित है। अब पूछा कि बैरन द्वीप कहाँ है, तो बैरन द्वीप कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में है। बैरन और एक नारकोंडम, ये 2 द्वीप हैं। ये कहाँ है दोनों, नारकोंडम और बैरन, ये दोनों कहाँ हैं, ये दोनों हैं बंगाल की खाड़ी में। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था महात्मा गांधी ने। कब किए थे, तो 1942 में किए थे भारत छोड़ो आंदोलन, और उसी समय उन्होंने करो या मरो का नारा भी लगाए थे। डू एंड डाई का जो नारा लगाए थे तो 1942 में ही, और ये डेट होता है तो 9 अगस्त को ही, 9 अगस्त 8 अगस्त कहीं कहीं आपको ऑप्शन में देंगे। 9 अगस्त 1942 या 8 अगस्त 1942, करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन, दोनों का डेट यही आगे पीछे होता रहता है। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है। देखिए कितने आसान से प्रश्न पूछ रहे हैं। स्वतंत्र भारत के अंतिम ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले प्रीवियस ईयर में। आपके कौन से डेट हैं, तो डेट था वो 28 फरवरी 2020। 28 फरवरी 2020 की जब पूछे गए थे, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। इतने आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी के टाइम में ये सब क्वेश्चन पूछा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भाई बहन इस सब क्वेश्चन को छोड़ेगा। जहाँ तक होगा 90%
स्टूडेंट, चाहे भाई बहन, इस सब क्वेश्चन को मार कर ही आएंगे और वो सही जाएगा हमारा आंसर। चलिए 102 नंबर, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं तो इसके सी राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपाली इसके आंसर होंगे। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक, देखिए इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक पूछ दिया, कितना आसान सा है। तो ये इंडिया विंस को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, एक होता है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जिसे मिसाइल मैन कहते हैं, वो नहीं है, ये मौलाना दूसरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? ये सुलह ए कुल धार्मिक सहनशीलता, वो क्या था, धार्मिक सहनशीलता पर आधारित थी। 105 नंबर देखते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो अलवार संतों के द्वारा, अलवार संतों के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 106 नंबर, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध हैं? चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से चैतन्य? तो ये वैष्णव, ऑप्शन नंबर 1 के साथ इसके आंसर जाएंगे। चलिए 107 नंबर देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान के बारे में कहा गया कि उसने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी? रक्त और लौ की नीति अपनाई थी कौन? तो ये बलबन, ऑप्शन नंबर 2। चलिए 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम मुगल शासक कौन था? प्रथम मुगल शासक, प्रथम पूछ रहा तो ये बाबर थे, बाबर के बाद अकबर आते हैं, बाबर के बाद, चलिए ठीक है, प्रथम मुगल शासक की बात कर रहा है तो ये बाबर हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस, आपसे देखिए मुद्रा राक्षस का तो विशाख दत्त, ऑप्शन नंबर 2। भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो ये जो मंदिर बने हैं तो किस शैली, आपको शैली पूछ रहा है, पत्थर का नाम पूछा है, कौन सा पत्थर था? तो नागर शैली, नागर पत्थर एक होते हैं उस टाइप के, उसी से यह मंदिर बने हैं भुवनेश्वर का और पुरी के मंदिर। चलिए 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दांडी मार्च शुरू किया गया था, तो दांडी मार्च किस लिए शुरू किया गया था? दांडी यात्रा जो हुआ था नमक तोड़ने के लिए, नमक कानून था जिसे नमक को तोड़कर नमक बनाया गया था, नमक कानून को तोड़कर। चलिए 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय हरिजन ये महात्मा गांधी किया था। जहाँ हरिजन की बात हो, हरिजन संघ सेवा, हरिजन समाज सेवा, इसकी स्थापना कौन करेंगे? तो उसके 90% जो ऑप्शन जाएंगे वो गांधी जी के साथ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये आसान सा क्वेश्चन है, तो 13 अप्रैल 1919 इसके आंसर होंगे। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को पता है पहले से ही, इतने आसान क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में 2020 के पूछे गए हैं। बताइए निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? महात्मा गांधी किसने बुलाया था? तो ये राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला। अभी इस बार का जो बीपीएससी स्टेट सुपर टेट हुए थे उसमें भी ये सब क्वेश्चन आए नहीं थे, बट हम लोग पढ़ने के लिए पहले से ही SCRT बोला गया था, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं ऐसा लग रहा है। चलिए प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ये भी आसान सा क्वेश्चन है, 1757 में लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। 116 नंबर देखते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के साथ के समय बिछाई गई थी? रेलवे लाइन जो बिछाई गई थी तो वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और हाँ, तो पहली बार जो ट्रेन चली थी 1853 में चली थी, मुंबई और थाने के बीच, मुंबई और थाने के बीच पहली बार ट्रेन चली गई थी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 117 नंबर क्वेश्चन में। तो आगे बढ़ते हैं 17 नंबर के साथ। 17 बोलता है वंदे मातरम गीत किसने लिखा? वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस पर विशेष जोर दिया गया? तो प्राथमिक शिक्षा। हंटर कमेटी जो थी वो शिक्षा पर था, बट वो शिक्षा में भी प्राइमरी शिक्षा, जो प्राइमरी एजुकेशन होगी उस पर ज़्यादा जोर दिया गया था। नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित। तो दयानंद सरस्वती किस समाज से थे? तो दयानंद सरस्वती आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किए थे। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए थे। और ये प्रार्थना समाज में आत्माराम पांडुरंग और 2 आदमी थे इसमें, आत्माराम पांडुरंग और ये MG रानाडे थे। चलिए बहुजन समाज, ये बहुजन समाज की स्थापना कोई लेडीज़ की थी, उसे याद नहीं आ रहा है, ज्योतिबा शायद, अच्छा हाँ, ज्योतिबा फुले किए थे और उनकी वाइफ भी थी सावित्रीबाई, तो वो दोनों मिलकर ही बहुजन समाज की स्थापना किए थे। चलिए आगे चलते हैं 120 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर किंग कहलाता है? भारत का मार्टिन लूथर किंग कहेंगे तो दयानंद सरस्वती को कहेंगे हम लोग। नेक्स्ट, ऑपरेशन ब्लेड बोर्ड संबंधित है। ऑपरेशन ब्लेड बोर्ड ये किससे संबंधित है? तो प्राथमिक शिक्षा से। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ज़्यादा याद रखने, ब्लैक बोर्ड जो होता है क्या करते हैं हम लोग, पढ़ाई से रिलेटेड है।
ब्लैक बोर्ड। तो पढ़ाई हम लोग जब स्टार्टिंग बचपन में होता है तो ब्लैक में ही लिखा जाता है, स्लेट हो चाहे बोर्ड होता है पहले के ज़माने में तो ब्लैक रहता था, तो उससे हमारा ये रिलेटेड कर सकते हैं, तो प्राथमिक शिक्षा से है। आगे चलते 122 नंबर में निर्मल ग्राम योजना का उद्देश्य है। तो ग्राम योजना का क्या उद्देश्य है, तो स्वच्छता, शौच की स्वच्छता रखेंगे, यही हमारा ग्राम योजना का उद्देश्य है। 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो मत्स्य उत्पादन से, यह क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है, यह प्रदान किया जाता है भूमि विकास बैंक द्वारा, यह ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे इसके आंसर। चलिए 125 नंबर देखते हैं, खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य की संस्तुति देता है, तो कौन देता है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ऑप्शन नंबर 3 के साथ इसके आंसर जाएंगे। 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है, तो इसकी क्या लक्ष्य है, तो इसके लक्ष्य हैं, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 126 के, तो गरीबों का खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, ये भी सही है, जमाखोरी और कालाबाजारी रोकना, ये भी सही है, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना, ये भी सही है, तो उपयुक्त सभी इनमें से तीनों, तो इसे ऑप्शन नंबर 4 के साथ इसे जाएगा। 127 नंबर देखते हैं, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार क्या है, तो इसके आधार क्या है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। चलिए 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, तो यह हुआ था 2013 में लागू हुआ था। चलिए 129 नंबर देखते हैं, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो यह होता है विधानसभा के प्रति, ऑप्शन नंबर 3। 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सूचना के अधिकार अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही है, तो यह एक संवैधानिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 131 देखते हैं, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है, तो कम से कम कितनी बार बैठक होने वाली है, तो 3 बार होना चाहिए, ये कंपलसरी है, नेसेसरी है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो किए जाते हैं 15 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो यह योगदान हमारा तृतीय क्षेत्र का है, तीसरा नंबर एरिया आता है उसी क्षेत्र का योगदान है। चलिए आगे देखते हैं, गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है, तो ये किसने कहा था, ये संबंधित है, ये नर्क से संबंधित है, बोले तो नर्क से ने बोले होंगे, गरीबी के दुष्कर्म की अवधारणा, इस टाइप के वर्ड उन्हीं के हैं। 135 नंबर, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए, त्यागपत्र किसे देना चाहिए बोला जा रहा है, तो उपाध्यक्ष को दे सकता है, तो 135 का ऑप्शन नंबर 3 आंसर होंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, तो देखते हैं, तो समाप्त होने का विषय नहीं है, उसी का कार्यकाल जो है वो कभी समाप्त होने का कोई डेट नहीं है, वो कभी भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं, 137, प्रो टेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, प्रो टेम एक स्पीकर है, उसका क्या कर्तव्य है, उसका कर्तव्य है स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना हो। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो उसका निर्वाचन क्या होता है, तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं, 139 नंबर, लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है, कितनी है न्यूनतम आयु सीमा, तो 25 वर्ष है, लोकसभा चुनाव में 25 वर्ष है। चलिए आगे चलते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का जो प्रधान होगा वो हमारा राष्ट्रपति होंगे। चलिए, भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में किस अधिकार की व्यवस्था नहीं है, तो इसके अधिकार की व्यवस्था किस में नहीं है, तो ये समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए वस्तुओं और सेवाओं की दरों में छूट, ऑप्शन नंबर 4 के साथ हमारे 141 के आंसर जाएंगे। 142 देखते हैं, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों पर आधारित सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्यों का सही अवरोही क्रम आपसे पूछा है। अवरोही क्रम क्या होता है, ये घटते क्रम जिसको बोलते हैं, घटते क्रम मतलब जो सबसे बड़ा रहेगा उसको पहले लिखेंगे, सबसे बड़ा को पहले लिखना है। तो सबसे पहले क्या है, तो हमारा उत्तर प्रदेश, फिर जिस जनसंख्या क्या है सबसे बड़ा क्या है, उत्तर प्रदेश था 2011 की, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है,
तो हमारा जो बिहार है ये तीसरा नंबर पर है। एक अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार या जनसंख्या के अनुसार जो बिहार का जो है वो कितना रैंक पर है। बिहार का नंबर आता है तो कितने रैंक पर आता है, वो तीसरे नंबर पर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 143 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य का उपयोग किया गया था। आदर्श वाक्य का तो उपयोग किया गया था, वो क्या था, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। आवर सेंसस मतलब आवर सेंसस में हमारा सेंसर और हमारा फ्यूचर, ये एक वर्ड है, एक वाक्य है, इसे यूज किया गया था। चलिए 144 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना है। यह किसने चुना था, यह भूटान ने चुना था। छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है, छिपी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है, तो छिपी बेरोजगारी से बेरोजगार व्यक्तियों से। छिपी बेरोजगारी का मतलब है कि बेरोजगार व्यक्ति, जितने बेरोजगार व्यक्ति हैं उसी को छिपी बेरोजगारी के कहा गया है। चलिए 146 देखते हैं। किस संविधान संशोधन एक्ट के द्वारा मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। यह 61वां संविधान संशोधन 61 संशोधन के अनुसार यह किया गया था। 47 देखते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। ये देखिए आपसे डेट से पूछ दिया क्वेश्चन, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपको पता रहेगा तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से आप लोग 1 सेकंड में 2 सेकंड में मार सकते हैं। तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस। भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा है। मत देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, प्राकृतिक अधिकार भी नहीं है, वैधानिक भी नहीं है, यह संवैधानिक अधिकार है। मत संविधान का लिखा हुआ है कि आप लोग मत देना है तो देना है। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। यह अनुच्छेद 352 के अनुसार आपातकाल की घोषणा होती है 352। और आपातकाल जो लिया गया था शब्द, यह किससे लिया गया था, यह जर्मनी से लिया गया था, जर्मनी से। चलिए नेक्स्ट है एक उच्च न्यायालय का, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है क्योंकि इसके बाद अब कोई क्वेश्चन नहीं है, 150 क्वेश्चन ही इस हल प्रश्न पत्र में पूछे गए थे। चलिए एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो ये किसे संबोधित करता है, तो ये राष्ट्रपति को संबोधित करता है। ऑप्शन नंबर 1 के साथ इसके आंसर जाएंगे। तो साथियों हमने देखा कि 150 क्वेश्चन जिसमें से 50 शिक्षण कला के थे और बाकी 100 क्वेश्चन में सामाजिक विज्ञान के चारों चैप्टर इसी में कंबाइंड थे। तो इस प्रकार हमारा 150 क्वेश्चन का ये सिलसिला ख़त्म हुआ। तो और मैं एक बार फिर से कहना चाह रहा हूँ कि जिन व्यक्तियों ने लाइक सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट नहीं किए हैं वो कृपया करके इन सबों को कर दें। और आगे आने वाले जो साइंस के क्लास होंगे, साइंस का जो मैं 1-2 वीडियो बनाऊंगा उन लोगों को प्रैक्टिस सेट कराऊंगा जो पिछले साल पूछ चुके हैं। तो आप लोग सोशल साइंस वाले जो पहले से इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो उन लोग की मदद करने के लिए चैनल को शेयर करें, चाहे वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं। और चलिए इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, टाइम भी ज़्यादा हो चुका है। चलिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और आप लोग मन लगाकर 2-3 दिन समय बचे हैं, इसे वेस्ट न करें और इसका फ़ायदा उठाएं, यूज करें। थैंक यू।